किसान भाई आ गया, तो आप शुरू करें। आएगी डॉक्टर साहब, थैंक यू। गुड। डॉक्टर साहब, हमारा जो आज सेकंड डे है आज इस 3 दिवसीय प्रोग्राम का, जी। और इसमें भी किसान जो है हमारे पूरे हरियाणा भर से, खासतौर से भिवानी डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा है स्ट्रेंथ, बाकी जो है जींद से और उससे जो है अदर डिस्ट्रिक्ट से जो किसान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथियों, अब हमारे सामने जो है, अब हमारे साथ जो इंटरेक्ट करेंगे डॉक्टर बलजीत सारण, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो आप बात कर रहे थे कल ही, जो बात कर रहे थे कि भी इनकी गिनती कैसे होती है, तो ये डॉक्टर साहब और जो है वो काम करते हैं कि भी इनकी पहचान जीवाणुओं की, उनकी काउंटिंग की बात है, उनको कैसे बढ़ाना है, कैसे उनको सुरक्षित रखना है, ये सारा कार्य डॉक्टर साहब जो है करते हैं। और प्राकृतिक खेती का जो मिशन चला हुआ है उसमें भी डॉक्टर साहब जो है हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का जो है नीति आयोग, मैं कह सकता हूँ आचार्य देवव्रत जी का जो मिशन है, जो गुरुकुल की बात है, गुजरात में आजकल जो प्रचार प्रसार हो रहा है उससे जो है सीधे जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। और पूरे जो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोग्राम्स में प्राकृतिक खेती के में जाते रहते हैं। और आज यहाँ पे आना था, पर जो वहाँ पे बिजी शेड्यूल की वजह से आ नहीं पाए, तो आज डॉक्टर साहब हमारे को जो है प्राकृतिक खेती का जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी, और साथ में जो कल से हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि जीवाणु जो सूक्ष्म जीव है उनका हमारी खेती में, चाहे हम भले ही रासायनिक करें चाहे हम जो प्राकृतिक तरीके से करें, तो हमने जो आपने कल से जो देखा है कि भी इनका जो है विशेष महत्व है, विशेष रोल है हमारी खेती के अंदर। और प्राकृतिक खेती तो है ही जीवाणुओं का जो है खेती, तो उसके बारे में जो है डॉक्टर साहब आज हमारे को जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब को आप आराम से सुनिए, उसके बाद जो है कोई आपके क्वेश्चन है, कोई शंका है, वो जो है डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करेंगे फिर उसके बाद में, तो आप अपने जो है प्रश्न उस दौरान आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका वेलकम करते हुए जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है फार्मर्स के साथ जो इंटरेक्ट करें, प्लीज डॉक्टर बलजीत सारण जी, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरा इतना गुणगान कर दिया, किसान भाई भी सोचेंगे भाई पास तो पता नहीं कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। देखो किसान भाइयों, सबको नमस्कार मेरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो हम जो साइंटिस्ट होते हैं अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे गांव में है ना, जो दुकानदार है तो अपनी दुकान का एक्सपर्ट है, डेयरी वाला है वो अपना डेयरी का दूध का एक्सपर्ट है, किसान भाई अपने खेती का एक्सपर्ट है। तो बस सारे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। कौन आदमी दिन में 24 घंटे में कहाँ टाइम लगाता है वो उसी चीज का एक्सपर्ट है। तो हमारा काम है ये जो अपने जीवाणु है, जो छोटे जीवाणु होते हैं जिनको अपन देख नहीं पाते लेकिन वो काम बहुत करते हैं। तो इस तरह से जो एस्पेक्ट है वो खेती में कैसे जीवाणु काम करते हैं, और कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शंका हो, तो आप डिस्कस करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। तो मैं अपने हमेटी का, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सुभाष का, डायरेक्टर साहब का और साबू साहब का और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं। तो आज का जो अपना फोकस रहेगा वो रहेगा किसान भाइयों सूक्ष्म जीवों पे। तो मैं अभी स्लाइड स्टार्ट करता हूँ। स्लाइड देख रही है क्या? हाँ, क्लियर है डॉक्टर साहब। वेरी गुड। तो अपना आज का जो अपन शीर्षक रखा है, पहले तो मैं माफी चाहूंगा ये अंग्रेजी में है, अगली बार मैं हिंदी की तैयार करूंगा आप लोगों के लिए। तो इसमें रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नेचुरल फार्मिंग, इसका मतलब ये है कि अपने जो सूक्ष्म जीव हैं जो प्राकृतिक खेती में क्या रोल निभाते हैं। तो किसान भाइयों आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आजकल सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्दी जितनी ज्यादा होगी अपने गेहूं की पैदावार इतनी ज्यादा होगी। और अगर एकदम गर्मी आ जाती है फरवरी के महीने में, तो गेहूं है ना समय से पहले पकेगी और उसकी जो ईल्ड है वो कम हो जाती है। ये जो फोटो है आप देखेंगे कि जैसे जो जिन खेतों में पराली थी और पराली में किसानों ने कहीं आग लगाई है, पंजाब का फोटो है। तो जिन जिन जगहों पे, जिन जिन पैचेज में आग लगी हुई थी वहां पे, और जहां पे आग नहीं लगी हुई थी तो वहां पे क्लियर विजिबल डिफरेंस थे। आप देख सकते थे कि जहां आग लगी है वहां क्या नुकसान है और जहां पे आग नहीं लगी वहां पे क्या नुकसान है। तो इस तरह का जो असर है वो आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। अपने खेत में क्या चेंजेस हो रहे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, फसल कैसी खड़ी है, वो सारी आप आंखों से देख लेते हैं। लेकिन उसके पीछे जो साइंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जैसे ये लॉजिंग का है कि अपने गेहूं है, पानी लगाया और डह गई। जहां पे प्राकृतिक खेती कर रहे थे उन खेतों में लॉजिंग बहुत कम हुई, ढही नहीं। और ये जो जहां पे पानी लगा रहे हैं हम और कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखने में तो पौधा अच्छा खड़ा है,
लेकिन वो बेसिकली इतना मजबूत नहीं है, उसका तना है, उसके अंदर इतनी इलास्टिसिटी नहीं है, और जैसे हवा आती है तो हवा के झोंके के साथ पूरी जो फसल है अपनी वो गिर जाती है। ये जो इसमें सूक्ष्म जीवों के साथ साथ जो एक और है जो चीज आप खेत में देख पाते हैं, वो है अर्थवर्म। अब ये किसान का मित्र है और ये कई तरह से काम करता है। ये जितना ज्यादा होंगे इतने ही जीवाणु हैं वो भी अपने खेत में ज्यादा होते हैं, जीवाणु ज्यादा होंगे तो केंचुए ज्यादा होंगे। और ये केंचुआ नेटिव है, मतलब ये लोकल है, ये देसी केंचुआ है, अपने खेत का केंचुआ है। ये नहीं है कि आप बाहर से लाके डाल लें। तो किसान भाइयों ये देखो, जब आप बात करते हैं अलग अलग प्लांट्स की, तो उसमें कोई भी फसल अपने खेत में खड़ी है, जैसे टमाटर का पौधा है, तो उसमें बायो फर्टिलाइजर है, फाइटो हार्मोन है, बायो कंट्रोल है, स्ट्रेस कंट्रोल है, इसकी जड़ें हैं, पौधा है, सूक्ष्म जीव है। ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब जैसे पौधा अच्छा होगा तो वहां जमीन भी अच्छी होगी, वहां पे सूक्ष्म जीव भी अच्छे होंगे, और वहां के जो सूक्ष्म जीव हैं अगर वो अच्छे हैं तो पैदावार भी अच्छी होगी। जो हमारी मिट्टी है उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो ताकत है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे जीव हैं उनको हम मार नहीं रहे। अगर हम उनको मार नहीं रहे तो हम उनको अपना काम करने देते हैं। तो किसान भाइयों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो प्राकृतिक खेती में रोल प्ले करती हैं। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, जैसे जो केचुआ है उसका, और प्राकृतिक खेती, और अपने जो सूक्ष्म जीव हैं, ये छोटे छोटे जो मैंने 5 नाम लिख रखे हैं, ये इकोलाई है, साल्मोनेला है, ये बैक्टीरिया के नाम है। जैसे हमारे नाम होते हैं ऐसे बैक्टीरिया के भी नाम होते हैं, और इनका फिर हमने असर देखा कि जैसे एंटीबायोटिक होती है उससे मरते हैं, और जो हमारा केचुआ है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है पैथोजेंस को, और जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं, मित्र बैक्टीरिया है, उनकी वो कैसे हेल्प करता है। तो हम ये चीजें लैब में काम करते हैं। ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं ये आप देखेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं किसान भाइयों। जैसे इसमें आपको अलग अलग रंग दिख रहे हैं, कोई गोल दिख रहा है, कोई रोड शेप है, और कोई ऊन की तरह है, कोई कुछ है। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ताना बाना होता है उसको आप समझिए। जैसे अपने समाज में किसान भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं। अपने जो समाज का ताना बाना कब बनता है? ताना बाना जब बनता है जब हर एक कंपोनेंट है, हर एक ग्रुप वहां पे है। अगर एक ही तरह का एक ही ग्रुप हो जाए ना, सारे डॉक्टर हो जाएं, सारे टीचर हो जाएं, सारे किसान हो जाएं, सारे, तो आप देखते हैं कि काम चलता नहीं है। अपनी सोसाइटी में अगर डॉक्टर नहीं है, आप बीमार हो गए तो हमारा इलाज कौन करेगा? अपनी सोसाइटी में अगर टीचर नहीं है तो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, इनको पढ़ाएगा कौन? मतलब सबका अपना अपना महत्व है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका भी महत्व है। ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अपने समाज में मैंने आपको एग्जांपल दिए, हम समाज में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे ही इसमें हर तरह के सूक्ष्म जीव हैं। और उनमें से एक भी सूक्ष्म जीव को अगर हमने जहर से मार दिया, जैसे वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, या हमने ज्यादा खाद डाल दी, ज्यादा चीनी है, ज्यादा नमक है, ये दोनों खतरनाक है। ये हमारे लिए भी खतरनाक है और सूक्ष्म जीवों के लिए भी खतरनाक है। तो उस ताने बाने को हमें बनाए रखना है। और वो ताना बाना कब बनता है? वो बनता है जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं। अब हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग। अब किसान भाई हैं अपना ऐसे वर्ड यूज करने लगे हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर है, माइक्रोबायोलॉजी है, राइजोबिया है, बैक्टीरिया है। तो कई चीजें आ गई हैं अंग्रेजी की अब अपने में, जैसे स्कूल है। अब हम महाविद्यालय की बजाय कॉलेज कहना पसंद करते हैं, यूनिवर्सिटी कहना पसंद करते हैं विश्वविद्यालय की बजाय। तो ऐसे ही जो माइक्रोबायोलॉजी है, जो कॉमन वर्ड है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम छोटे जीव हैं उनकी स्टडी करते हैं। और इसमें 2 पॉइंट लिखे मैंने, एक लिखा प्रेजेंस, एक लिखा ऑब्जर्वेशन। अब प्रेजेंस का मतलब ये है कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो किसान भाइयों ये हर जगह पाए जाते हैं। आप है ना कोई भी सैंपल ले लो, जैसे पानी का है, मिट्टी का है, हवा का है, अपनी चमड़ी का है, दांतों का है, भोजन का है, आप कहीं से भी सैंपल ले लो, आपको सूक्ष्म जीव मिलेंगे। यूबिक्विटस प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स का मतलब यही है कि जो जीवाणु हैं वो हर जगह विद्यमान है, मौजूद हैं। अगर वो हर जगह हैं, इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ करते भी हैं। अब जैसे अपने इंसान है, जहाँ इंसान होगा तो वो कोई एक्टिविटी करेगा, या तो वो अच्छे काम करेगा, या वो कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करेगा, या वो अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, या वो आतंकवादी बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो ऐसे ही जो सूक्ष्म जीव हैं जहां भी होंगे तो ये दोनों तरह के काम करते हैं। नुकसान करते हैं वो भी सूक्ष्म जीव हैं, फायदा करते हैं वो भी सूक्ष्म जीव हैं। दुनिया की कोई भी चीज बनती है उसमें सूक्ष्म जीवों का रोल है। कैसे? जैसे दही है, दूध है, जितने शराब बनती है, जितने एसिड हैं, कोई भी दुनिया का एंटीबायोटिक है, कोई प्रोडक्ट देख लो, कोई फैक्ट्री देख लो, उसमें कोई जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसका रोल है? सूक्ष्म जीवों का।
दूसरी तरफ दुनिया की कोई भी चीज खराब हो रही है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका रोल है? सूक्ष्म जीवों का। जैसे एक पशु है, आराम से अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, हेल्थ उसकी बहुत अच्छी है, और जैसे उसकी डेथ होती है 3-4 दिन में उसमें बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो खाद में बदलना शुरू हो जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। कोई भी जैसे फूड प्रोडक्ट है, अपने घर में खाना रखा हुआ है, आप 10 दिन रख दो, खराब होना शुरू हो जाएगा। दही है, उसको फ्रिज में ना रखो, खराब होना शुरू हो जाएगा। दही को बनाने में किसका रोल था? सूक्ष्म जीवों का। अब दही को खराब करने में किसका रोल है? सूक्ष्म जीवों का। कोई भी मिट्टी के अंदर हमने पशु है या कोई डाली है, कोई पेड़ है, वो डाला, कुछ दिन के बाद आप देखोगे वो धीरे 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 वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। उसकी खाद कौन बना रहा है? ये सूक्ष्म जीव बना रहे हैं। तो दुनिया में हर जगह ये मौजूद हैं। जब जैसे कोरोना आई थी, तो कोरोना भी एक वायरस थी, और वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है। हम डरते थे, भाई सांस ले रहे हैं कभी हवा से आ जाए, हाथ लगाने से हम डरते थे, मास्क हम लगाते थे। तो किसान भाइयों, ये सूक्ष्म जीव हैं जो एक्टिविटी करते हैं, तो इनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी आपको मिल सकते हैं। दूसरी जो दिक्कत आती है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना। अब सबसे बड़ी बात क्या है? हम जो इस माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों की स्टडी में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों को। और एक सूक्ष्म जीव क्या है? हम उस जीव को सूक्ष्म जीव बोलते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, बिना सहायता के। सहायता के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मशीनें चाहिए, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, हमें मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो हम उनको देख पाते हैं। अब किसान भाई अपना खेत में खेती कर रहा है, उसने सारी चीजें वो देख लेता है, फसल कैसी है, पेड़ कितने हैं, जंगली जानवर कितने हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, और जो चिड़िया हैं, सारी चीजें उसको दिखाई दे जाती हैं। लेकिन उसके खेत में सूक्ष्म जीव हैं जो काम कर रहे हैं, वो उसको दिखाई नहीं देते। और कोई भी वो एक्टिविटी कर रहा है, उन पे असर हो रहा है, लेकिन किसान भाई को वो दिखती नहीं है। और किसान भाई अपना जहर छिड़क रहा है, उसको क्या पता कि छोटे छोटे जीव है वो मर रहे हैं। अगर खाद ज्यादा यूज कर रहा है तो वो जीव है वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया, सुप्त हो गए, उनका नंबर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अपनी जमीन है उसको अपन सजीव बोलते हैं, मतलब उसमें ताकत है, उसमें जान है। लेकिन उसमें सजीव वो कब तक है? जब उसमें छोटे जीवाणु होंगे। और वो निर्जीव कब हो गई मिट्टी हमारी? जब उसमें जीवाणु मर गए। जैसे किसान भाइयों, हम दूध को उबाल के रख देते हैं, वो खराब नहीं होता क्योंकि उसमें जो जीवाणु थे हमने उनको मार दिया। फिर उसको ठंडा करके उसमें बाहर से आप जीवाणु डालते हैं, खट्टा डालते हैं, और फिर वो जो दूध है दही में कन्वर्ट हो जाता है। रातों रात किसने काम किया? सूक्ष्म जीवों ने। और उन्होंने क्या किया? दूध को दही में बदल दिया। तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, किसान भाई को आइडिया हो कि भाई मैं कोई भी एक्टिविटी करूंगा, कोई एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस करूंगा, खेत में कोई काम करूंगा, तो उसका असर कैसे आता है, ये चीजें हम देखते हैं प्राकृतिक खेती में। तो इसमें फिर हम अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मैंने इसमें 4-5 ग्रुप लिखे हैं। फाइकोलॉजी है, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में तो हल्की है, सवाल है, जो हरे रंग की होती है। आप देखते हो किसान भाइयों, अपने पैडी का खेत है जो। तो किसान भाइयों में जो स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल, स्लाइड आप दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब? स्लाइड दिख रही है सर? हाँ दिख रही है डॉक्टर साहब, ओके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे अपने समाज के अंदर अलग अलग तरह के ग्रुप हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे ड्राइवर हैं, पॉलिटिशियन हैं। अपना समाज तभी बनता है। तो ऐसे ही ये जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे जीव हैं, ये सारे के सारे अपनी मिट्टी में होंगे, तब जाके इनका सामाजिक ताना बाना बनता है। अगर एक भी तरह का ग्रुप वहां पे नहीं है, जैसे अपने समाज में अगर डॉक्टर नहीं है तो इलाज कौन करेगा, अगर टीचर नहीं है तो पढ़ाएगा कौन, तो ऐसे ही अगर इन ग्रुप में से कोई भी नहीं है तो वहां पे पूरा काम नहीं होता है। आवाज आ रही है सर? अब हाँ आ रही है। अब हमने म्यूट कर लिया। हेलो? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बिल्कुल ओके है। हाँ सर, बीच में टोक देना, आवाज ना आए तो कॉल मार देना। ठीक है जी सर। तो मैं किसान, अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि कब से आवाज नहीं आ रही थी, कितना मतलब कवर हुआ है, प्रेजेंस है, ऑब्जर्वेशन है, ये नहीं बस वही ऑब्जर्वेशन सही है, थोड़ा सा जो 1 मिनट ही मिस हुआ था, बाकी कंटिन्यू थी। अच्छा, बाकी कंटिन्यू तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें किसान भाइयों, जैसे मैंने सवाल के बारे में बताया, अपना जीरी है, उसके खेत में पानी इकट्ठा होगा, पानी जब होता है तो उसके ऊपर हरे हरे रंग की लेयर बन जाती है। वो ऐसे छोटे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। जैसे पौधे हैं, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे एक पेड़ है, उसकी पत्तियां हैं, उसमें हरा रंग है, और उस हरे रंग की वजह से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है कि वो भोजन अपना बना लेता है। उधर से सूर्य की रोशनी मिल जाती है, नमी से पानी मिल जाता है, इधर से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और उससे वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लेता है। उससे उसका अपना भोजन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अपनी जो एल्गी होती है, शैवाल होती है, इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, ये कर लेती है। तो ये सक्षम है अपना खाना बनाने में। वो ऐसे ही जो कवक है, फफूंद है, उसमें है कि वो कोई भी चीज है
उसके ऊपर जब अटैक करेगी तो उसको बढ़ा देती है, खाद बना देती है। चाहे वो जीव है, उस पे अटैक करेगी तो उसको डिग्रेड कर देगी, भोजन है उसको खराब कर देगी, मरा हुआ पशु है उसकी खाद बना देगी। तो ये माइकोलॉजी है, इसमें कवक है, फफूंद के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे एक छोटा जीव होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया भी कोशिकाओं से बना हुआ है, हमारा शरीर भी कोशिकाओं से, पौधे भी कोशिकाओं से बने हुए हैं, मकान है जैसे ईंटों से बना हुआ है। तो ईंट इसकी एक इकाई है, ऐसे अपने शरीर की जो कोशिका है वो इकाई है। अब फर्क क्या है, बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका होती है जो सारे काम करती है। जैसे अपने शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हड्डियों की कोशिकाएं हैं, वो एक अलग टिश्यू बन गया, वो जो मसल है, मांसपेशियां, वो अलग हो गया। तो अलग अलग तरह का अपना काम बटा हुआ है। लेकिन बैक्टीरिया है वो एक ही सेल है, एक ही सेल सारे काम करती है। तो आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल सेल है, पुराने टाइप की सेल है, और ये बैक्टीरिया बहुत यूजफुल है। आप लोग जिक्र सुनते हो, राइजोबिया है, एजोटोबैक्टर है, सूडोमोनास है, एजोस्पाइरलम, ये सारे बैक्टीरिया हैं और ये बहुत सारे काम करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। ऐसे ही जैसे हमने किसान भाइयों अब कई बार का खाना खा लिया, इधर उधर का खाना खाया, कहीं शादी में गए, अब देखते हैं कई बार अपना पेट खराब होता है, गैस बनती है, गुड़ गुड़ की आवाज आती है। तो वो छोटे जीव होते हैं और उनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, प्रोटोजोन्स बोलते हैं, और उनकी स्टडी भी हम एक अलग ग्रुप बना के करते हैं। वायरोलॉजी में वायरस की स्टडी करते हैं, जिसमें आपने देखा कोरोना भी एक वायरस था। और वायरस के पास कुछ नहीं होता, वायरस के पास सिर्फ एक कोट होता है और एक जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, वो भी दोनों नहीं है। तो सबसे सिंपल कोशिका है इसकी। और उसमें आप देखेंगे कि जब कोरोना आई थी, सारी दुनिया थम गई थी, आप सारे डर गए थे। तो ये दूसरे ग्रुप हैं, ये तो इनके बड़े भाई बहन हैं। अगर ये अच्छा काम करने लगे तो देखो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, और अगर ये बुरा काम करने लग जाए, नुकसान करने लग जाए, तो देखो कितना नुकसान कर सकते हैं। तो इनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, और प्राकृतिक खेती में इनका बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसे हेलमिन्थ्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इनकी सिस्ट होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, वो अपने आंखों से दिखाई नहीं देती, और बाद में वो कीड़ा बन के और अपने खेत में वो नुकसान करती है या कई जगह वो फायदा करती है। तो एक अलग से हम उसका ग्रुप बना लेते हैं। तो किसान भाइयों, इनके अलग अलग ग्रुप बना के फिर हम इनकी स्टडी करते हैं। तो इनका जो बैक्टीरिया का जो नंबर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मिट्टी में देखोगे कि आप 1 ग्राम मिट्टी लोगे तो उसमें 1 करोड़ बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। अब 1 किलोग्राम ली तो उसमें 1000 करोड़ बैक्टीरिया। अब 1 किलो मिट्टी में 1000 करोड़ बैक्टीरिया हैं, और 2.24 गुणा में 10⁻6, इतने से आप और मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने जीव एक टाइम में आपकी मिट्टी में काम कर रहे हैं। ये एक तरह की लेबर है, और ये कितनी तरह के काम करते हैं। अगर हम इनको काम करने दें तो रातों रातों देखो कितना काम कर देंगे। रातों के रात ये दूध को दही में बदल देते हैं, दुनिया में कितना दही बनता है। रातों के रात ये दवाइयां बनाते हैं, दुनिया में देखो एंटीबायोटिक कितनी बनती है। रातों के रात ये एसिड है वो बनाते हैं। तो ऐसे ही अपनी मिट्टी में है, रातों रात काम करते हैं। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, अड़ियल तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको ये तोड़ते हैं और दूसरी एक्टिविटी करते हैं। तो अगर हम खेत में इनको पनपने देंगे तो ये अपना सारा काम करेंगे, और अगर हम जहर डाल के इनको मार देंगे या केमिकल डाल के इनको, अब इनका नंबर है वो हम कम कर देंगे, तो आप सोच सकते हो कि अपने खेत में लेबर नहीं होगी तो काम कैसे होगा। तो किसान भाइयों, ये जो स्लाइड है इसमें है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक घर, नेचुरल होम। जो बैक्टीरिया का प्राकृतिक घर कहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हर जगह विद्यमान है। तो अब आप खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, तो खेती में ये कहाँ होते हैं, तो ये अलग अलग ग्रुप, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले राइजोबैक्टीरिया, जो जड़ें होती हैं उनके साथ सूक्ष्म जीव होता है। राइजो का मतलब जड़ होता है, और बैक्टीरिया जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक सिंपल सा एक जीव है, छोटा जीव है, जिसमें एक ही कोशिका होती है, और वो भी पुराने तरह की है। पुराने टाइप का मतलब जैसे एक तो अपने पास घर, वो सिंपल घर है कि अब किचन है, बाथरूम है, रसोई है, कमरा है, बस उसी में आप रह रहे हैं, सारी एक्टिविटी कर लेते हैं। एक पूरा महल हो, उसमें ड्राइंग रूम अलग से है, बेडरूम उसमें अलग है, किचन अलग है, लेटरिन बाथरूम अलग है, गेस्ट के लिए अलग, मतलब पूरी हवेली हो। तो हवेली की तरह अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, जैसे हमारे शरीर में होते हैं, पौधों के शरीर में होते हैं। लेकिन एक सिंपल घर की जैसे हम बात करते हैं, तो एक ऐसा शरीर होता है सूक्ष्म जीवों का, और ये राइजोबैक्टीरिया हैं, ये जड़ों के साथ मिलेंगे। तो जैसे ही किसान भाई अपने खेत का मास्टर होता है, उसको पता होता है कि बीज कब लगाना है, किस सीजन में कौन सा पौधा लगेगा। जैसे ही मिट्टी तैयार करके किसान भाई है वो बीज डालता है मिट्टी में, तो जब मिट्टी में बीज जाता है, जाने के बाद सबसे पहले वो चेक करता है, सेंस करता है कि वातावरण कैसा है, तापमान कैसा है, नमी कैसी है, डे लेंथ कितनी है, नाइट लेंथ कितनी है, वहां पे कोई साल्ट तो नहीं है, वहां पे कोई जहरीली चीज तो नहीं है, कोई टॉक्सिक कंपाउंड तो नहीं है, कोई रेजिड्यू तो नहीं है। अगर मिट्टी अपनी सही है और सारी कंडीशन सही है, तो वो बीज है उगना स्टार्ट करता है, और जैसे वो बीज उगेगा
तो वो पानी छोड़ता है। उस पानी में ये अपने सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, इनका खाना होता है और वो खाना होता है जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं अपने, उनको वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जैसे आप आवाज देके किसी इंसान को बुलाते हैं, ऐसे ही वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो फैलते हैं मिट्टी में और वो जो हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो जो उसके मित्र हैं पौधे के, वो उसके पास आते हैं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पौधे की सहायता करते हैं और पौधा उनकी सहायता करता है। तो वहां से इनका जो एसोसिएशन है वो स्टार्ट हो जाती है। धीरे-धीरे जड़ है वो बढ़ती रहेगी और बैक्टीरिया क्योंकि छोटे जीव हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे रातों रात इनका जो नंबर है वो बढ़ेगा और जड़ जहां तक जाएगी उसके आसपास ये सूक्ष्म जीव रहेंगे और पौधे की सहायता करते रहेंगे। पौधा इनको रहने के लिए घर दे रहा है, खाना दे रहा है और ये पौधे को पोषक तत्व देते हैं। तो इनकी दोस्ती पक्की हो जाती है वहीं से, जैसे बीज उगना स्टार्ट करता है। कई बार किसान भाई बीज लेके आता है मार्केट से, कहता है यार बीज तो उगा नहीं, तो उसमें हो सकता है बीज की गलती ना हो, बीज तो सही है, कंपनी की गलती ना हो। उसमें क्या होता है कि कोई कोई लिमिटिंग फैक्टर है, हमारी मिट्टी में ऐसी कोई कमी है जिसकी वजह से बीज उगा नहीं। किसान भाइयों, जैसे नमी कम ज्यादा हो जाए, हमने बीज लगाया, बरसात होगी, बीज नहीं उगा, करंट हो गई, क्रस्ट फॉर्मेशन हो गई, या कई बार लूनी है अपने खेत में तो बीज नहीं उगता, कई बार आप पानी जैसा खारा लगाते हैं तो बीज नहीं उगता, कई बार डे लेंथ है, सूर्य की रोशनी है, कई दिन तक नहीं निकली तो उसमें उनकी जर्मिनेशन पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो किसान भाई को ये समझने की जरूरत है कि बीज सही होने के बावजूद अगर सही कंडीशन हम नहीं देंगे तो बीज है वो उगेगा नहीं। ऐसे ही अगर सही कंडीशन वहां पे नहीं होगी तो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उनका नंबर है वो बढ़ेगा नहीं और नंबर ज्यादा नहीं होगा तो उन्होंने जो काम करने थे वो काम वहां पे नहीं हो पा रहे, हमारे जमीन की जो ताकत है वो कम हो जाती है। दूसरा है फाइलोबैक्टीरिया, ये पत्तों के साथ है। पत्ते के साथ एक सूक्ष्म जीव है और वो अपने सारे काम कर रहा है और जैसे वहां पे नमी कम ज्यादा होती है, इन बैक्टीरिया का जो नंबर है वो ज्यादा है और वो अफेक्ट नहीं होने देता, पौधे को महसूस नहीं होने देता, सर्दी गर्मी महसूस नहीं होने देता, ज्यादा धूप हो जाए वो महसूस नहीं होने देता, वहां पे अगर पानी की कमी हो जाए वो महसूस नहीं होने देते। तो ये पौधे की सहायता करते हैं और ये फाइलोबैक्टीरिया हैं जो पत्ते के साथ आपको मिलेंगे। एंडोफाइट्स क्या होते हैं? ये एक तरह के सूक्ष्म जीव हैं लेकिन ये टेम्पोरेरी घर बनाते हैं। जैसे हम कहीं बाहर जाएं, किसी दूसरी जगह जाएं, कुछ दिन के लिए हमें एक दोस्त मिल जाए, अपनी दोस्ती पक्की हो जाए, साथ खाना, साथ घूमना, एक दूसरे के परिवार की बातें करना, तो लेकिन फिर आप वापस अपने घर आ जाते हैं, वो अपने घर चला जाता है। तो एंडोफाइट्स क्या होते हैं? ये एक टेम्परेरी घर बनाते हैं, पौधे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और पौधे के साथ इनकी मित्रता बढ़ जाती है और उसके साथ ये काम करते रहते हैं। जब पौधे को हमने निकाल दिया तो ये दोबारा मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये एंडोफाइट्स में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो पौधे की सहायता करते रहते हैं। एक होता है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि मिट्टी के अंदर पौधा है तो भी उनका नंबर अच्छा है, अगर मिट्टी के अंदर पौधा नहीं है तो भी वो सूक्ष्म जीव वहां पे सर्वाइव करता है, गर्मी सर्दी है उसको भी झेल लेता है और मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है उनको वो चेक करता रहता है। जैसे नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन अगर कम हो जाए तो अजोटोबैक्टर है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और नाइट्रोजन का लेवल ठीक है तो अपना काम है वो बंद कर देता है और वहां पे वो मल्टीप्लाई करता रहता है। तो ऐसे जो ग्रुप है उसको हम फ्री लिविंग बोलते हैं। जैसा नाम से लग रहा है कि ये अपना आजादी से रहता है, इंडिविजुअल रहता है और अपने काम है वो करता रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि वो एक संबंध बना के रखते हैं। जैसे आप दाल वाले पौधे देखोगे किसान भाई, तो इनके जड़ों में आपको नोड्यूल्स दिखाई देंगे, ग्रंथि दिखाई देंगी और उनका जो कलर है वो पिंक कलर का दिखाई देगा। जब गुलाबी रंग है उसमें पिंक कलर है, इसका मतलब ये उसमें लैग हीमोग्लोबिन है और जो हमारा नोड्यूल है, ग्रंथि है, वो बड़ी स्वस्थ है और उसके अंदर बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया अपना काम करते हैं। इनका जो रिलेशन होता है वो परमानेंट होता है। ये जैसे जब हमने पौधा लगाया तब से पौधे के साथ रहते हैं, जब हमने पौधा निकाला और तब तक पौधे का पूरा साथ देते हैं। अगर आप पौधे को इनसे अलग करते हैं तो इनका सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाता है, ये बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम है, ब्रेडीराइजोबियम है, ये ग्रुप इसमें आता है जो कि पौधे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में, ऐसे रिलेशन में कि जो परमानेंट संबंध है। इसके अलावा एसोसिएटिव टाइप के होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे पत्ते अपने खेत में फसल अच्छी खड़ी है, नमी ज्यादा है, जैसे गेहूं का खेत है अब जनवरी के महीने में, या अपना गन्ने का खेत है, जब हरियाली ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है तो उन दिनों इन सूक्ष्म जीवों का नंबर बढ़ता है और ये अपना वहां पे काम करते हैं। जब नमी कम हो जाती है या कैनोपी है, पौधे हैं, सूखने लग जाते हैं तो इनका नंबर है वो कम होने लग जाता है। तो इसमें एक एजोस्पाइरलम है, इस तरह का सूक्ष्म जीव है, वो खेत में आता है और वो अपने सारे काम करता है, पौधे को पोषक तत्व देता है। माइकोराइजा आजकल किसान भाई काफी जिक्र करते हैं, अपने भी एचएवी में आते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब माइकोराइजा मिलेगा क्या? माइकोराइजा बेसिकली क्या है? माइकोराइजा एक संबंध है एक पौधे की, जैसे ये शुरुआत हुई थी अपने जो बड़े पेड़ हैं,
इन पेड़ों की जड़ों के साथ फंगस एक अपना संबंध बना लेती है, एक एसोसिएशन बना लेती है, और वो फंगस जो कि कवक है और अपने हायर प्लांट्स हैं, जो जड़ें हैं पौधों की, उनका जो एक संबंध बना, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। और ये पौधे की बहुत सहायता करती है। जब पोषक तत्व कम हो जाएँ, तो उन पोषक तत्वों को मिट्टी से दूर तक खींच के लाने का काम, क्योंकि किसान भाइयों आप देखोगे कि जब भी कोई पेड़ कटता है, पुराना पेड़ हो, तो वहां से अगर आप मिट्टी उठा के अपने खेत में डालते हो तो उसको बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो माइक्रोराइजा है वो बहुत ज्यादा है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने खेत में भी कर सकते हो। वहां से मिट्टी उठाना है एक ट्राली जहां पे पुराना पेड़ कटा और उसकी जड़ें थी, और वो अपने खेत में डालना। तो ये जो ऐसा संबंध है पौधे का और इसका फंगस का, जो पौधे की बहुत सहायता करता है, चाहे वो नमी है, चाहे वो सॉल्ट अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, पौधे को कोई इफेक्ट नहीं आने देगी। अगर वहां पे ड्राउट हो गया, पानी की कमी हो गई, तो भी पौधे को उदास नहीं होने देगी। ये एक पौधे का बड़ा अच्छा मित्र है, और पौधे के ऊपर कोई भी उदासी आती है तो उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं यहाँ पे हूँ। तो इस तरह से ये ग्रुप हैं, और पौधे के चारों तरफ, जैसा मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म जीव हैं, आपको एनवायरमेंट में मिलेंगे, तो पौधे के चाहे वो पत्ते हो, तने हो, जड़ हो, मौसम हो, आसपास का, तो उसमें हर जगह आपको ये सूक्ष्म जीव मिलेंगे। ये किसान भाइयों जैसे मैंने आपको दिखाया जड़ और पौधा और ये अलग अलग तरह के बॉक्सेस, तो इसमें सारी तरह की बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस हैं। मिट्टी के अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। जब मिट्टी स्वस्थ नहीं है तो उसमें बहुत सारे काम नहीं होते। एक आदमी की तरह ही है, जैसे आदमी है अगर उसकी स्वास्थ्य सही है तो सारे काम आराम से कर लेता है, और वो हेल्दी रहता है, वेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, और उसके परिवार की खुशहाली रहती है। तो पौधे के साथ भी यही है। अगर वहां पे मिट्टी सही है तो पौधा हेल्दी है, और मिट्टी के अंदर जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं हो रही हैं, जिसमें एक अड़ियल कंपाउंड है उसको तोड़ना है, उसको पोषक तत्वों में कन्वर्ट करना है, वो ये पौधे काम करेंगे। वहां पे अगर कोई टॉक्सिक कंपाउंड है, सैलिनिटी है, साल्ट है, उनको कम करने का काम है, वो भी सूक्ष्मजीव करते हैं। तो पौधे की और इन सूक्ष्मजीवों की दोस्ती हो जाती है, और उस दोस्ती से वो सारे के सारे काम हैं वो अच्छे से करते हैं। तो बेसिकली ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जीव ये क्या करते हैं मिट्टी में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये काम करते हैं किसान भाइयों, जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनका रोल क्या है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में? तो पहले आप समझेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। अपने वातावरण के अंदर कितनी नाइट्रोजन है? 78.2, 78.2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ किसान भाइयों कि अगर आप 100 हिस्से ले लें शुद्ध हवा के, तो उसमें लगभग 78 हिस्से किसके? नाइट्रोजन के। लेकिन वो नाइट्रोजन किसी काम की नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी जा रही है, दूसरी गैसें भी जा रही है, नाइट्रोजन भी अपने शरीर के अंदर जा रही है। ऑक्सीजन तो यूज हो जाती है, बाकी नाइट्रोजन अंदर जाती है, बाहर आ जाती है। ऐसे पौधों के पत्तों के कांटेक्ट में आती है, पौधे उसको यूज नहीं कर पाते। तो वातावरण में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद वो नाइट्रोजन हमारे और पौधे के किसी काम की नहीं है, उसको हम यूज नहीं कर पाते। तो ये काम कौन करता है? ये हथियार भगवान ने इनको दिया है, सूक्ष्म जीवों को। उनको क्या दिया है? उनको भगवान ने एक उत्प्रेरक दिया है, एक एंजाइम दिया है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? नाइट्रोजिनेज। वो क्या करता है? अगर आप नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें दो तत्व हैं, एक एन, फिर ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब एक तत्व इधर है, दूसरा तत्व इधर है, और बीच में 3 बॉन्ड हैं, 3 डंडे की तरह हैं, 2 तत्व हैं वो बंधे हुए हैं। अब उन डंडों को तोड़ने का काम है वो कौन करता है? उन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम कौन करता है? नाइट्रोजिनेज। और वो किसके पास है? हमारे सूक्ष्म जीवों के पास। उससे क्या होता है? जो नाइट्रोजन तत्व है, एक ये इधर वाला तत्व, एक ये इधर, ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये अलग होंगे तो फिर ये दूसरे तत्वों के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, ऐसे कंपाउंड बना देते हैं, और उन तत्वों को, उन कंपाउंड्स को जो पौधा है वो ले लेता है। अगर देसी भाषा में कहें कि हमारे पास कच्ची गेहूं है या कोई हमारे पास अनाज पड़ा है, उसको अपन नहीं खा पाते, हम क्या करते हैं? उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने से, जैसे अगर गेहूं है उसका आटा बनाया, फिर चपाती बनाई, और फिर ब्रेड बनाई, ब्रेड को हम खा सकते हैं, चपाती को हम खा सकते हैं, मालपुए खा सकते हैं। वो ऐसी चीजें हो गई किचन में कि प्रोसेसिंग के बाद हम उसको ले सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन भी जैसे नाइट्रोजनेज ने अटैक किया और फिर ये कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, अमोनिया में, उनको पौधे हैं वो ले लेते हैं अवेलेबल फॉर्म में आके। तो वातावरण से नाइट्रोजन लेके और उस सूक्ष्म जीव ने उसको प्रोसेस करके पौधे को भोजन बना के दे दिया कि ये पोषक तत्व लो आप नाइट्रोजन। देखो किसान भाइयों कितनी बड़ी बात है। जब आप फैक्ट्री में यूरिया बनाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हाई प्रेशर चाहिए होता है, और कैटलिस्ट चाहिए होते हैं जैसे निकल, जो बाद में अपनी मिट्टी को खराब करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं, और तब जाके यूरिया बनती है। तो कितना हाई टेम्परेचर, कितनी हाई प्रोसेस, और निकल तो कितनी महंगी प्रोसेस पड़ती है, और दूसरा ये हमारे वातावरण को भी खराब कर रही है। और इस तरफ बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हमारे जो छोटे छोटे जीव हैं, ये नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करते हैं। दुनिया में इतनी यूरिया फैक्ट्रियों में नहीं बनती,
जितनी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये छोटे-छोटे जीव जंगलों में, हमारे खेतों में कर देते हैं। हर साल अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और कौन करते हैं? ये जीव करते हैं, चाहे वो राइज़ोबियम है, ब्रैडीराइज़ोबियम है, चाहे जोटोबैक्टर है, एंजियोस्पर्मम है, बहुत सारे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। तो अगर ये हमारी मिट्टी में होंगे तो नाइट्रोजन पौधे को मिलती रहेगी और पौधे को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो किसान भाइयों प्राकृतिक खेती में पौधे को नाइट्रोजन की कमी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा काम क्या करते हैं? ये फास्फोरस देने का काम करते हैं। क्या हमारे वातावरण में, हमारी मिट्टी में, हमारे आस-पास फास्फोरस की कमी है? तो आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा नहीं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है, दुनिया भर का फास्फोरस है। आप कोई भी पहाड़ ले लो, पत्थर ले लो, आप कोई ईंट ले लो, मिट्टी ले लो, चट्टान ले लो, सबके अंदर फास्फोरस है। लेकिन दिक्कत क्या है? वो इनऑर्गेनिक है, अनअवेलेबल फॉर्म में है, मतलब पौधा उसको खा नहीं पाता। अगर देसी भाषा में कहें तो जैसे हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए, लोहे की कमी हो जाए, तो हम लोहे की रोड तो खाने से लोहे की चीजें तो खाने से नहीं रही। हमारे फ्रूट्स खाएंगे, हमारे ड्राई फ्रूट्स है, तो बाजरा है, तो ऐसी चीजें का हम खाएंगे जिससे हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व है, लोहा, उसकी कमी पूर्ति हो जाए। तो किसान भाइयों, जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस है, पत्थर है, उसको पौधा नहीं ले पाता। तो जरूरत क्या है? उसको तो पत्थर के ऊपर आप एसिड डाल दें तो उसकी खाद बन जाती है। जैसे एसिड है वो तो गला देता है चीजों को। तो ये जो एसिड है ये कहां से आया? ये हमारे सूक्ष्म जीव है मिट्टी के अंदर, ये पैदा करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक एसिड बनाएंगे और जैसे वो इनऑर्गेनिक फास्फोरस के कांटेक्ट में आएगा तो एसिड से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फॉस्फेट में। और फॉस्फेट ऐसा है जो पौधा डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर लेता है, मतलब अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल में कन्वर्ट कर दिया। जो चीज हमारे पौधे खा नहीं पा रहे थे, अब उस चीज को वो ले पा रहे हैं। और ये काम किसने किया? हमारे सूक्ष्म जीवों ने, हमारे बैक्टीरिया ने। तो देखो, पौधे को नाइट्रोजन देने का काम किया, पौधे को फास्फोरस देने का काम किया, पौधे को ऐसे पोटासियम है, जिंक है, जितने पोषक तत्व हैं, 16-17 पोषक तत्व हैं, जिसमें कुछ मेजर हैं कि ज्यादा अमाउंट चाहिए, एनपीके है जैसे, और कुछ माइनर हैं जो कम मात्रा में चाहिए, जैसे कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरोन है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। तो पौधे को ये देने का काम करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, ये फाइटो हार्मोन प्रोडक्शन, इसका मतलब फाइटो का मतलब होता है पौधा, और हार्मोन है एक केमिकल है जो हमारे शरीर में बनता है, पौधे हैं इनके शरीर में बनता है, हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं इनके शरीर में बनता है। किसान भाइयों, हम 1 मिनट के अंदर खुश हो जाते हैं, 1 मिनट के अंदर रोना शुरू कर देते हैं, 1 मिनट में हंसना शुरू कर देते हैं, किसी को देख के मूड खराब होता है, किसी को देख के मूड ठीक होता है। ये सारी एक्टिविटी हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? आप देखते हैं कई बार आप कहते हैं यार उदास लग रहा है, तो उस आदमी में गलती नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल बना है, और वो केमिकल क्या है? हार्मोन। वो ही कंट्रोल करता है हमारे शरीर को, हमारी जो क्रियाएं हैं उनको सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये हार्मोन। ऐसे ही हार्मोन पौधे के अंदर बनते हैं, पौधे के अंदर हार्मोन बनते हैं, वो ये सारा डिसाइड करते हैं पौधा कितना बड़ा होगा, पौधे पे फूल कब लगेंगे, फल कब लगेंगे, पकेगा कब, कौन कंट्रोल कर रहा है? ये फाइटो हार्मोन। कई बार क्या होता है किसान भाइयों, जैसे मिट्टी के अंदर कोई कमी हो गई तो वो हार्मोन नहीं बनेगा, हार्मोन नहीं बनेगा तो पौधे के अंदर अब नॉर्मलिटी आना शुरू होगी, वो असामान्य हो गया है, और या तो वो समय से पहले पक जाएगा, समय से पहले फूल लग जाएंगे। जैसे आप देखते हो जहाँ पे आप कपास लगाते हैं, गर्मी के दिनों में अगर उसको पानी टाइम पे ना मिले तो उसमें सोक्का आ जाता है, सोक्का आते ही समय से पहले फूल लगने स्टार्ट हो जाएंगे, टिंडे बॉल्स लगने स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे ही कोई भी पौधा है उसमें अगर हार्मोन की कमी हुई तो उसके अंदर अब नॉर्मलिटी आ जाएगी, वो नॉर्मल नहीं रहेगा, सामान्य नहीं रहेगा। पौधा क्या करता है? पौधे के अंदर जैसे कमी आती है, जैसे आप चिल्लाते हैं, अपने को कोई दुख होता है, तो पौधा एक सिग्नल छोड़ता है, केमिकल छोड़ता है, और वो केमिकल है हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं इनको एक संदेश जाता है कि पौधे के अंदर इस चीज की कमी है। तो पौधे, ये जो हमारे सूक्ष्म जीव काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ये हार्मोन भी बनाते हैं, जैसे इंडोलेस्टिक एसिड है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, ये ऐसे हार्मोन है जो हमारे सूक्ष्म जीव बनाते हैं। जब पौधे से संकेत मिलता है कि भाई मेरे अंदर हार्मोन की कमी हुई, तो इन सूक्ष्म जीवों ने वो हार्मोन बनाना स्टार्ट किया, पौधे को दिया, और पौधे को एक सहायता हुई, और पौधे की जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म है, पौधे के शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं वो सामान्य रूप से होना स्टार्ट हो गई। तो पौधे के ऊपर जब कोई तनाव आता है तो ये सूक्ष्म जीव मित्र की तरह उसके साथ खड़े हैं और उसके ऊपर उसको असर नहीं आने देते। उसका असर नहीं आने से उसकी जो पैदावार है वो इतनी ही होती है जितनी पैदावार उसकी होनी चाहिए थी। तो आप देखते हो किसान भाइयों, पोषक तत्व दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, ये हार्मोन भी पौधे को देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है किसान भाइयों
कई बार क्या है, हमारी मिट्टी है उसके अंदर पोषक तत्व तो हैं, लेकिन वो पोषक तत्व पौधे को नहीं मिल रहे, उनका मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा, उनका मूवमेंट नहीं हो रहा। इसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत रोल प्ले करते हैं। अब जैसे जो सारा का सारा गेम है वो है पीएच का। अब पीएच क्या है? पीएच एक पैमाना है जिससे हमें पता लगता है कोई चीज कितनी खट्टी है, कितनी कड़वी है। अगर खट्टी है, जैसे एसिड्स होते हैं, ये बहुत खट्टे होते हैं, और कड़वी है तो ये जैसे मिर्च है, हमने खा ली तो एकदम हमें कड़वी लगेगी। तो कोई चीज कितनी खट्टी है, कितनी कड़वी है, ये जो पैमाना है वो है पीएच। हमने क्या किया, जब हमने केमिकल डाले, पेस्टिसाइड डाले, तो मिट्टी की जो पीएच है वो बढ़ा दी। अब पीएच अगर बढ़ जाए तो पौधा चाह के भी वहां पे पोषक तत्व होने के बावजूद भी उनको वो खा नहीं पाता। ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे हम बीमार हों और हमारे सामने खाना हो, तो खाना तो है, खाना बनाने वाले की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जो मिट्टी की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है पीएच 8 पे। जो पानी है हमारा, उसकी पीएच होती है न्यूट्रल, वो होती है 7। अब 7 पीएच पे सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन पीएच बहुत ज्यादा हो जाए या पीएच कम हो जाए, वो क्रियाएं रुक जाती हैं। तो किसान भाइयों, ये जो पीएच को न्यूट्रल करने का काम है, वहां पे सामान्य स्थिति करने का काम है, वहां व्यवस्था को संभालने का जो काम है, वो हमारे सूक्ष्म जीव करते हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव जो हाई पीएच पे ग्रो करते हैं, धीरे 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 वो वहां के साल्ट कंसंट्रेशन है उसको भी कम कर देते हैं। और जो पीएच है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का गेम है, ये साल्ट का गेम है। कोई भी चीज अगर आप पानी में डालेंगे, घुल जाएगी, आयंस में बदल जाएगी, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे ये नमक है हमारा, इसको पानी में डालते हैं तो उस टाइम आप देखते हैं कि अगर बिजली उसमें से पास करेंगे तो हमें करंट लगेगा, और अगर प्योर वाटर है उसमें से आप बिजली भी पास कर रहे हो तो आपको करंट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यही रोल प्ले करते हैं, और हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं इन इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करने का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है, उनकी जो मोबिलाइजेशन है, वो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं ये करते हैं। इसके अलावा किसान भाई जहाँ पे प्राकृतिक खेती होगी, आप देखेंगे डिजीज मैनेजमेंट वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप देखेंगे प्रकृति ने सब सारे के सारे जीव हैं, इनको पनपने का, अपना जीवन जीने का हक दिया है। और एक सूक्ष्म जीव है वो एक टेम्परेचर पे ज्यादा हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ दूसरा जो सूक्ष्म जीव है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। आपस में क्रियाएं होंगी, और ये क्रियाएं कब होंगी? जब वहां पे प्राकृतिक कंडीशंस होंगी। और ये प्राकृतिक खेती में हम यही करते हैं कि हर जीव है उसको रहने का, जीने का हम पूरा देते हैं, और जो नेचुरल एनिमीज हैं वो भी आते हैं, जो पैथोजन है उनको वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी है वो भी अपने प्राकृतिक खेत में होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव को कंट्रोल करता है, कुदरत का नियम है। जैसे चूहा है उसको बिल्ली पकड़ लेती है, और ऐसे ही बहुत सारे जीव हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में भी यही होता है कि फंजाई है वो एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगी, बैक्टीरिया कंट्रोल कर लेगी, या बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक पैदा करेगा, वो फंगस को कंट्रोल कर लेगा। तो ये वहां पे एक कंपटीशन होता है, और जब भी कंपटीशन होता है तो एक सूक्ष्म जीव जो मित्र है, यूजफुल है, जो लाभदायक है, उसके जीने के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीव उसकी रिक्वायरमेंट कम है। आप कोई भी जीव देख लो जो अच्छा है, फायदेमंद है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो आवश्यकताएं है वो बहुत कम है, और जो पैथोजन है उसकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है। पैथोजन को मीट चाहिए, पौधे का जो फ्रूट है उनके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन एक जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन तो वातावरण से ले लेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। तो बायो कंट्रोल का जो सिस्टम है वो प्राकृतिक खेती में बनता है। इसके अलावा बैक्टीरियोसिंज होते हैं, ये छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं, ये भी जो पैथोजेनिक या जो कीटाणु हैं उनको मारते हैं। और ये जैसे आप प्राकृतिक खेती में खट्टी लस्सी यूज करते हैं, तो खट्टी लस्सी में ये बैक्टीरियोसिंज बहुत ज्यादा होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो इनको पैदा करते हैं, और जो वहां पे अगर कोई बीमारी आई हुई है तो वो कंट्रोल हो जाती है। खट्टी लस्सी में कैल्शियम भी बहुत है, जो कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है, बहुत सारी क्रियाएं उनको कंट्रोल करता है। तो जैसे आप किसी भी प्लॉट में खट्टी लस्सी डाल के देखते हो तो आपको असर दिखाई देगा, और उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे हमारे सूक्ष्म जीव हैं, छोटे जीव हैं, ये है। ऐसे ही बायोसर्फेक्टेंट्स हैं, ये ऐसे छोटे छोटे केमिकल होते हैं। इनको अगर आप उदाहरण देखें तो जो पानी होता है, पानी की अपनी सरफेस टेंशन होती है। कहने का मतलब ये कि पानी मोटा होता है। आप सिंपल पानी से आप कपड़े धोएंगे तो वो मैल नहीं उतरेगा, डर्ट है वो नहीं उतरेगी। और उसी के अंदर अगर आप सर्फ डाल दें, सोडा डाल दें, या आप साबुन यूज करें, तो पानी का मैल है वो, कपड़े का मैल है वो उतर जाता है। क्यों? कि ये सर्फ है, सोडा है, साबुन है, ये पानी को पतला करते हैं, उसकी जो सरफेस टेंशन है उसको तोड़ते हैं। तो सरफेस टेंशन को आप कैसे समझोगे? जैसे कोई भी पानी की बूंद है, छोटी ड्रॉप है, तो वो आपको गोल मिलेगी, राउंड मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी के तनाव के, सरफेस तनाव के कारण। और उस तनाव को अगर आप तोड़ दें तो वो पानी की जो ड्रॉप है वो गोल आपको नहीं मिलेगी। जैसे जैसे बड़ी होती है तो वो चपटी होती चली जाती है,
वो ग्रेविटी की तरफ से होती है। तो आप ये देखिए मिट्टी के अंदर एक सिनेरियो देखिए, वहां पे जड़ है, आप मिलेंगे बायोसरफेक्टेंट प्रोड्यूसर हैं, तो छोटी ड्रॉप है और वो सरफेस टेंशन की वजह से गोल है, उसके अंदर पोषक तत्व हैं, वो जड़ के कांटेक्ट में नहीं आ रही। लेकिन अगर वहां पे वो सूक्ष्म जीव है मूव करेगा, बायोसरफेक्टेंट पैदा करेगा, बायोसरफेक्टेंट जैसे पैदा करेगा तो जो ड्रॉप है वो स्प्रेड कर जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं पौधे को मिल जाएंगे, पौधे के कांटेक्ट में आएंगे, मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगे। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं। आप प्राकृतिक खेती में देखेंगे बायोसरफेक्टेंट प्रोड्यूसर्स आपको बहुत मिलेंगे। अब जब आप प्राकृतिक खेती नहीं करते तो बायोसरफेक्टेंट प्रोड्यूसर आपको बहुत कम मिलेंगे। आप मतलब सीधा इफेक्ट देख सकते हैं अपने खेतों में। जो चिड़िया होती थी तो वो छोटे कीट पतंग इनको खा लेती थी, लेकिन धीरे धीरे चिड़िया तो खत्म ही हो गई। अब क्या होने लगे, अब धीरे धीरे बुगले हो रहे हैं। बगुले आप खेतों में देखोगे जहाँ पे पैडी होती है बुगले होते हैं। तो एक ही तरह का जो कल्चर होता है वो खतरनाक है, चाहे वो खेती में एक तरह की फसल है। अब वो सारे एक बार जीरी फिर गेहूं, फिर जीरी फिर गेहूं, तो ये मोनोकल्चर है, ये बड़ा खतरनाक है। तो हमें इसमें प्राकृतिक खेती में अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी, जैसे आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल चक्र, या इन सूक्ष्म जीवों का नंबर भी बढ़ता है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़ती है। ये पौधे के साथ भी यही होता है, जब पौधा बीमार होता है तो वो ऐसे ऐसे कंपाउंड छोड़ता है जिससे स्मेल आती है। उस स्मेल को सिग्नल के रूप में प्रयोग एंटीबायोटिक बनाते हैं। जब पौधा कहता है मैं बीमार हूँ तो उसी टाइम इनमें एक ट्रिगर हो जाता है, सिग्नल मिल जाता है और ये हमारे सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर किसी बीमार पौधे की जड़ों के आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर मिलेंगे जो उस बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो कुदरत के अंदर है। और जब आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो आपको ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर आपको खूब मिलेंगे। जब आप प्राकृतिक नहीं कर रहे, जब आप केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का नंबर कम कर दिया तो पौधे के ऊपर बीमारी आएगी, पौधा अकेला महसूस करेगा और पौधे की बीमारी है वहां पे आप देखेंगे कंट्रोल नहीं हो पाएगी। एसीसी डीएमिनेज ये एक एंजाइम है, एक उत्प्रेरक है। ये क्या करता है, ये इथाइलिन को नहीं बढ़ने देता। इथाइल अल्कोहल जो होती है उसको नहीं बढ़ने देता। अब कोई भी पौधा है समय से पहले क्यों पक जाता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल एक सिग्नल का काम करती है। जैसे इथाइल के अल्कोहल के कांटेक्ट में आता है पौधा, पौधे को सिग्नल मिल जाता है भी अब तेरे को पकना है। लेकिन समय से पहले नहीं पकेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हो तो उसमें सूक्ष्म जीव हैं और उन जीवों के पास ये हथियार है एसीसी डीएमिनेज। ये क्या करेगा, ये इथाइलिन नहीं बनने देगा, अल्फा कीटोब्यूटाइरेट और दूसरे कंपाउंड्स में उसको डाइवर्ट कर देगा। तो इथाइलिन नहीं होगा तो पौधा समय से पहले नहीं पकेगा। पौधा समय से पहले नहीं पकेगा तो अगर उसमें समय से पहले पकता है तो उसमें नुकसान होता है, और टाइम पे अगर पकता है तो उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है। तो किसान भाइयों आप देखोगे कि ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसान भाइयों को आपको हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे आपने खेत में पत्ते को अपन तोड़ लेते हैं तो उस पत्ते के साथ इतने सूक्ष्म जीव हैं जो पत्ते की बहुत तरह से सहायता कर रहे हैं। जितने आपको बॉक्स दिख रहे हैं, जितने कलर दिख रहे हैं, इतनी तरह से वो सहायता कर रहे हैं। जैसे वहां पे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रेडियल तत्व है, कोई कंपाउंड है, उसको तोड़ने का काम करेंगे। वो बहुत सारे एंजाइम पैदा करेंगे जो पौधे की सहायता करेंगे। वो जो पैथोजन है, रोगाणु है, उनसे बचाएंगे। और बाहर से जैसे पड़ोस से कोई बीमारी का कोई रोगाणु आ जाता है तो उसको कॉलोनी नहीं बढ़ाने देंगे पत्ते के ऊपर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट का काम करेंगे, मतलब दूसरे जीवों को कंट्रोल करेंगे। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है उसमें, पौधे के ऊपर कोई तनाव है उसको वो कंट्रोल कर रहा है। फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे सूक्ष्म जीव हैं। आप देखेंगे किसान भाइयों, जो बीमारी पौधे में होती है वो हमारे लगने के चांस बहुत कम है। और इसका उल्टा भी कि अगर किसान को कोई बीमारी है तो वो पौधे को नहीं लगेगी। पौधा खेत में है और किसान भाई गए तो अगर वहां खेत में कोई बीमारी आई हुई है तो आप वहां आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने एक बैरियर बनाया हुआ है। पौधे की बीमारी आदमी में नहीं और आदमी की बीमारी पौधे में नहीं। ऐसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो हाजमा है, वो पौधे से थोड़ा अलग है। अपना न्यूट्रल पीएच है 7 या उससे हल्की सी ज्यादा होगी तो हमारा हाजमा ठीक रहता है। और जो पौधे का है हाजमा, अगर थोड़ी सी न्यूट्रल या न्यूट्रल से कम पीएच होगी तो तब होता है, एसिडिक कंडीशन में ज्यादा होता है। तो कम दोनों के दोनों तरह के भगवान ने एक बैरियर बनाए हुए हैं और ये प्राकृतिक खेती के अंदर इनका भरपूर इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक खेती में एक जीवाणु एक टाइम पे आया, उसके बाद जैसे तापमान में चेंज हुआ या उसको खाने को कम मिला तो उसकी मौत होनी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी तरह का जीव आता है। पहली तरह का जो जीव था वो खाद का मरने का काम करता है, मतलब उसकी जैसे डेथ होगी तो सूक्ष्म जीव है बहुत सारे मिट्टी में हैं और उनकी जैसे जैसे मौत होती रहती है तो वो जो पोषक तत्व हैं वो धरती को देते हैं। धरती की जो ताकत है, अपनी मिट्टी की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाती है।
आप ये देखिए, जैसे अब आप इसमें अलग अलग तरह के रंग दिख रहे हैं आपको, भूरा रंग दिख रहा है, लाल भी दिख रहा है, नीला दिख रहा है, हरा दिख रहा है। तो ये रंग है किसान भाइयों, ये संकेत करते हैं सूक्ष्म जीवों का नंबर। ये इस तरह की एक स्टडी हमने की कि जिन दिनों में धूप ज्यादा होती है तो सूक्ष्म जीवों का नंबर कैसा होता है, जिन दिनों में धूप कम होती है तो सूक्ष्म जीवों का नंबर कैसा होता है। आप कोई एक रंग को पकड़ लो, लाल रंग है, देखो शुरू में ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है, आखिर में बहुत ज्यादा हुआ। तो ये अलग अलग तरह के ग्रुप हैं, इनका नंबर है वो कम ज्यादा ऐसे होता है। तो अगर सूक्ष्म जीव ऐसे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, अगर उनका नंबर ज्यादा है तो देखो खेत के अंदर कितनी नाइट्रोजन फिक्स होगी। अगर सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो एसीसी डीएमिनेज पैदा कर रहे हैं, उनका नंबर ज्यादा है तो देखो कितने एसीसी डीएमिनेज होंगे, इथाइलिन नहीं बनेगी, हमारा पौधा है उसमें से पहले नहीं पकेगा। तो इसमें हम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं किसान भाइयों, जैसे हमें खाने के लिए चाहिए तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव हैं, उनको क्या खाने के लिए चाहिए। तो उनके लिए हम भोजन बनाते हैं, जैसे अपने लिए भोजन बनता है ऐसे उनके लिए हम कल्चर मीडिया बनाते हैं, उसके ऊपर ग्रो करते हैं। लेकिन किसान भाइयों सिर्फ 2 से 3% हैं सूक्ष्म जीव जिनको हम कल्टीवेट कर पाते हैं, जिनके बारे में हमें पता लगा कि इनको ये खाने के लिए चाहिए। तो बाकी जो सूक्ष्म जीव हैं उनका तो हम अभी पता ही लगा रहे हैं कि उनको खाने के लिए क्या चाहिए। तो हम दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जितने भी जीव हैं उनका डीएनए निकाल लेते हैं और उस डीएनए की स्टडी करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डीएनए है, जीन्स हैं, ऐसे इन सूक्ष्म जीवों की बॉडी में डीएनए है, जीन्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं और उनका जो नंबर है उसको हम मॉनिटर करते हैं। तो इसमें जो बहुत सारी वेरिएशन आती हैं वो आती है कि हम खेत के अंदर क्या कर रहे हैं। अब जैसे पौधे को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, पौधे को ज्यादा केमिकल या इस तरह की चीजें हम डालेंगे तो वो नहीं चाहिए और उससे सूक्ष्म जीव भी मर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम कंट्रोल कंडीशंस के अंदर देखते हैं। अब किसान भाइयों जो मल्चिंग है, जैसे मल्चिंग का मतलब ये है कि मिट्टी को ढक के रखना। अब मिट्टी को ढक के हम कई तरह से रख सकते हैं। आप इसके अंदर फोटो के अंदर देख रहे हैं कि हमारे अगर पौधे खड़े हैं तो मिट्टी ढकी हुई है, या हम पराली है, तूड़ा है, व्हीट स्ट्रो है, या राइस स्ट्रो है, पैडी स्ट्रो है, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो जब हम इससे ढकते हैं तो इससे बड़े फायदे होते हैं। एक तो जो नमी है वो बनी रहती है, सनलाइट सीधी नहीं आती, सूक्ष्म जीवों का नंबर है वो बढ़ता है, एरिएशन प्रॉपर होती है, और बाद में ये जो अवशेष हैं ये गल के पौधे के और सूक्ष्म जीवाणुओं के भोजन का काम करते हैं। तो इसमें किसान भाइयों हम दोनों तरह की स्ट्रेटजी करते हैं। एक होती है कवर क्रॉप कि वो हमारे खेत के अंदर घास खड़ा है या दूसरी फसल है, या फिर हमने अवशेष डाले हुए हैं। तो जैसे मई जून के महीने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, हम कई बार जमीन को बहा के छोड़ देते हैं, टिलेज करके छोड़ देते हैं, तो उससे जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो घटता है। ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा तो इसका मतलब हमारी जो मिट्टी है उसकी जान है, उसकी जो ताकत है वो कम होगी। तो हम प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं, 8-10 तरह के बीज ले लेते हैं जो गर्मियों में उग सकते हैं, और अप्रैल के महीने में लास्ट में जैसे हमारी फसल कटी गेहूं की, तो उस टाइम या तो हम अवशेष वहीं पे छोड़ दें या पानी लगा के वो 8-10 तरह के बीज हैं उनका छांटा मार के छोड़ दें, ब्रॉडकास्टिंग करके छोड़ते हैं। उससे क्या होगा, वो बीज उगेंगे, उगने के बाद कुछ थोड़े से बड़े हुए फिर जल गए, या कुछ है वो और ज्यादा बड़े हुए, तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो हमारी बंधी रहेगी। हमारे जो पौधे जो उगे, हमारी फसलें जो उगी, तो उनके जड़ों के साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो ऑर्गेनिक कार्बन का काम करेंगे। और जब हमें बिजाई करनी होगी, अगली फसल लगानी होगी, तब जाके हम उस टाइम टिलेज करेंगे और फिर फसल है उसको लगाएंगे। तो ये जो मल्चिंग का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम प्राकृतिक खेती में बड़ा अच्छे से यूज करते हैं। किसान भाइयों जैसे पानी का है, आप देखते हैं कि पानी है वो जितना चाहिए पौधे को उससे भी ज्यादा दे देते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं, खुला पानी छोड़ते हैं। पौधे को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हो, 2 गमले लो, एक ही जैसे रंग के हों, और उन्हीं दिनों जब आपने खेत में बिजाई की है उन्हीं दिनों हमने गमले में भी लगाना है। एक तरह की मिट्टी होगी और मिट्टी का जो वेट है वो भी सेम होगा, बीज की क्वालिटी है वो भी सेम होगी, और एक ही दिन हमने दोनों गमलों के अंदर बिजाई कर दी। 2 गमले लिए, मिट्टी डाल ली, बीज डाला और उनको छोड़ दिया, जैसे उगे फिर हमने एक में तो डेली पानी देना है, गिलास भर के दे देना है डेली, जग भर के, और एक में सिर्फ जो सरफेस है, ऊपर की सरफेस है, उसको गिला करना है। तो दिन में 1 या 2 बार, सर्दियों में, और गर्मियों में 3 बार। तो आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर ही आपको दिखाई देगा जिसमें आपने बहुत ज्यादा पानी डाला उसकी ग्रोथ है स्टंटेड है, कम है, और जिसमें सिर्फ आपने ऊपर की लेयर गिल्ली की है उसके अंदर आप देखेंगे कि पौधे की जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में, चाहे वो जर्मिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो पानी से रिलेटेड, आप कर सकते हैं, और किसान भाई को, अपने पास पड़ोस को, उसको आप समझा सकते हो। तो पौधे को बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, पौधे को सिर्फ वाष्प चाहिए, कुछ मॉलिक्यूल चाहिए पानी के जो नमी से उसको मिल जाते हैं। और आप देखते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो वापसा है, वापसा क्रिएशन है, वो हम जरूर करते हैं।
इसके बाद किसान भाइयों जो प्राकृतिक खेती में हम कर रहे हैं वहां से हम सैंपल लेते हैं और उन जीवों को फिर लैब के अंदर चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया उनके लिए हम खाना बनाते हैं, जैसे अपनी थाली होती है ऐसे ही ये पेट्री प्लेट होती है, थाली होती है, इसमें इनका भोजन डालते हैं और उसके ऊपर इनको छोड़ते हैं और इनको हम कल्टीवेट करते हैं। जैसे हम पशुओं को घर में गाय भैंस को कल्टीवेट करते हैं, रखते हैं, संभाल करते हैं, ऐसे इन सूक्ष्म जीवों की संभाल करते हैं और उनके अंदर जो एक्टिविटीज हैं उनको हम देखते हैं। तो इसको हमें कलर से पता लग जाता है। जैसे अब जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जिसके आर पार दिख रहा है, इसका मतलब ये कि वहां उसकी एक्टिविटी हुई है। और ये फॉस्फेट सोलराइजेशन का एग्जांपल है कि जहां पे हमारा जो सूक्ष्म जीव ग्रो कर रहा है, ये लाइन सी दिख रही है और इसके बराबर में बिल्कुल आर पार दिख रहा है, वहां पे फॉस्फेट सोलराइजेशन हुई है। तो प्राकृतिक खेती के फील्ड में ये फॉस्फेट सोलराइजिंग बैक्टीरिया मतलब फास्फोरस देने वाले बैक्टीरिया वहां पे बहुत ज्यादा पाए गए। ऐसे ही फिर अमोनिया प्रोडक्शन है, इंडोलेस्टिक एसिड है, ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन जब बनता है तो कलर चेंज होता है। तो टेस्ट ट्यूब में आप देखते हैं अलग अलग तरह के कलर्स हैं। ऐसे ही HCN एक साइनाइड होता है। जब पौधा मर रहा होता है उसके पास आसपास बहुत सारे पैथोजन होते हैं, तो जैसे वो संकेत देता है तो ये HCN प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में और जो पैथोजन है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो किसान भाइयों छोटे छोटे सिग्नल हैं, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं प्राकृतिक खेती में। अब आप इस हाल में बैठे हो, इस हॉल में अगर कोई स्मेल आने लग जाए, आप तो देखेंगे कि भाई कुछ जल रहा है या कोई ऐसी स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो आप यहाँ ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो आप सिनेरियो देखो, जब आप खेत के अंदर पेस्टिसाइड डाल देते हैं, इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, तो ये जो छोटे जीव हैं इनके साथ क्या होगा, ये वहां पे मल्टीप्लाई करना बंद कर देंगे, अपना काम है उसको छोड़ देते हैं। तो मिट्टी के अंदर कितना नुकसान होता है इन जीवों की वजह से, और वो जीव आपको मिलेंगे प्राकृतिक खेती में सारे के सारे और खुशहाल होते हैं। ऐसे ही साइडेरोफोर प्रोडक्शन होता है, कंपाउंड है जो पोषक तत्वों को अपनी तरफ खींच लेता है। जब बीमारी ज्यादा आती है तो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो साइडेरोफोर जो कंपाउंड है उसको पैदा करते हैं और वो मिट्टी में आता है और सूक्ष्म जीवों को पोषक तत्व है आसपास के जितने भी उनको खींच लेता है, और जो पैथोजन है उसको खाने को नहीं मिलता, वो भूख से मर जाता है। तो ये छोटे छोटे मैकेनिज्म है जो प्राकृतिक खेती के अंदर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि साइडेरोफोर प्रोडक्शन है तो कलर है वो चेंज हो जाता है, और ACC डिमिनेज है तो भी कलर है चेंज हो जाता है। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हम लैब के अंदर करके देखते हैं। अभी देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये जो कलर है वो येलो हो रहा है। तो आप पहली स्लाइड में देखेंगे इसमें पहले ही पेटेड प्लेट में कोई कलर चेंज नहीं है, सूक्ष्म जीव नहीं है। दूसरे में हमने ग्रो किया, जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है रंग है वो पीला होता जा रहा है, पीला हो रहा है, इसका मतलब ये कि वो सूक्ष्म जीव बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। फिर इसका नंबर है, आप देखते हैं प्राकृतिक खेत में आपको बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव मिलेंगे। फिर एक जीव है जो दूसरे को कंट्रोल करता है, बायो कंट्रोल एक्टिविटी। ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, उसको खाने को देते हैं पैथोजन को, साथ ही हमारा जो सूक्ष्म जीव है जो मित्र है उसको भी छोड़ते हैं। जब वो ग्रो करता है तो इनको ग्रो नहीं करने देता। तो जिसमें पेटे पेट में खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब उन जगह पे हमारा वो सूक्ष्म जीव है जो मित्र है वो ग्रो कर रहा है, और जो दुश्मन है जो नुकसान पहुंचाने वाला है उसको वो ग्रो करने नहीं देता। तो फिर सारी की सारी जितनी फंगस है जो बीमारियां फैलाती हैं उनको किसान भाइयों हम खेत के अंदर देखते हैं। तो आप देखेंगे इसमें ये साइंटिफिक स्टडीज हैं। तो ये जो किसान भाई पढ़ा लिखा है, ज्यादा चीजें समझता है, तो उनके लिए ये काम की बातें हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो कंपाउंड है कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो रोगाणुओं को मारती है। किसान भाइयों कुदरत के अंदर सब कुछ है। जैसे मिर्च है, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिससे अपना मुंह जलता है, कैप्साइसिन। ऐसे नीम के पत्ते हैं वो हमें कड़वे लगते हैं क्योंकि एजरडिक्टिन। ऐसे ही जो अपना प्याज है और लहसुन है, इनके अंदर कंपाउंड होता है एलिसिन, तो उससे अपना मुंह में स्मेल आती है जब वो खाते हैं। ये सारे के सारे एंटी माइक्रोबियल हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं, ये पैथोजेंस को मारते हैं। तो ऐसी ऐसी बायो फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं प्राकृतिक खेती में। जैसे नीमास्त्र है, नीम से, परमास्त्र है, 10 अर्क है, और ये सारी चीजें ताकि हम बीमारी को भी कंट्रोल कर लें और पौधे को पोषक तत्व देने का भी काम करें, चाहे वो इनोकुलम के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, जैसे अपना जीवामृत है, और या बीज के ट्रीटमेंट के लिए, बीज उपचार करने के लिए जैसे बीजामृत है, या जो खाद का भी काम करे और जो कल्चर का भी काम करे जैसे घन जीवामृत है। तो सारी की सारी फॉर्मुलेशन है, किसान भाई वो अपने खेत में बना लेता है। एक कॉन्सेप्ट ये भी रहता है कि उसका खर्चा है वो कम से कम किया जाए, और जो चीजें अपने घर में होंगी अगर अपने खेत में बनाएंगे तो वो जो बाहर का खर्चा है वो भी बचेगा। तो ये सारे के सारे कंपाउंड हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और इनको पहचानते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सूक्ष्म जीव हैं जर्मिनेशन पे कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं। जब कोई पौधा उग रहा है तो उसको उगने में इनका क्या रोल है, वो अलग अलग तरह के बीज लेके और ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी प्राकृतिक खेती में है उनके साथ ट्रीटमेंट देके देखते हैं। हम कई तरह के बीज लेके उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। किसान
किसान भाइयों, यहाँ पे प्राकृतिक खेती के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने यहाँ अमेठी में और करनाल में, मांगियाना में। आप हर जगह देखेंगे कि कहीं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, कहीं फसलों से रिलेटेड है। और यहाँ अपने जैसे चना लगाते हैं तो उसमें कोई खाद नहीं है, कोई हमने पानी नहीं दिया और फसल है वो इतनी अच्छी होती है। तो उससे आपको लगता है कि जो प्राकृतिक कंडीशन के अंदर चीजें यहाँ पर रखें तो कैसे प्राकृतिक खेती 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद हमारी मिट्टी है उसको मजबूत करती जा रही है और जो पैदावार है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और फिर इसके अंदर जैसे आप लोग जीवामृत बनाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, आप देखेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, डॉक्टर हरिओम में वो ट्रेनिंग देते हैं। आप पहले ट्रेनिंग लें और थोड़े एरिया से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृतिक खेती है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये कुछ फोटोज हैं जो प्राकृतिक खेती के खेतों से हमने लिए, खासतौर पे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में। आचार्य देवर जी जो हमारे महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात के, उन्होंने पूरा मिशन चलाया हुआ है गुजरात में, इससे पहले हिमाचल में। और इनकी अपनी जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है वहाँ पे 180 एकड़ में इतना बढ़िया तरीके से, कभी आपको मौका मिले आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे देखें। बरसात के दिन हो तो वहाँ देखें आप केचुए, वहाँ पे वापसा क्रिएशन देखें, उनकी पैदावार देखें, चाहे जैसे गेहूं है, चावल है, सब्जियां हैं। तो आप पहले ट्रेनिंग लें और फिर स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करें। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं आप प्राकृतिक खेत में देखते हैं। अब बैक्टीरिया कितने तरह के हैं वो फिर हम मेटाजीनोम से देखते हैं, प्रोटोजोआ है, छोटे जीव हैं वो कितने हैं,